BN BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं विश्व के संसाधन प्रदेश, यानी संसाधन प्रदेश किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के धरातलीय भाग पर एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों में समरूपता पाई जाती है, एकता पाई जाती है। इन्हें समान भौगोलिक तथा मानवीय क्षेत्रों वाले एक विस्तृत प्रदेश को क्या कहा जाता है? संसाधन प्रदेश कहा जाता है। अब संपूर्ण विश्व के संसाधन प्रदेशों का अध्ययन करें तो इनको तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं के प्रदेश। अर्थात इन क्षेत्रों में उन प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है जहां के प्राकृतिक संसाधन अल्प मात्रा में उपलब्ध होने के कारण से उन क्षेत्रों में विकास की सीमित संभावनाएं पाई जाती हैं। दूसरा आता है संसाधनों की अल्प विकास के प्रदेश। अर्थात इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहाँ की जलवायु मानव निवास से हेतु थोड़ी बहुत अनुकूल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं पाए जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं उपलब्ध होने के कारण से इन क्षेत्रों में अल्प विकास पाया जाता है। और तीसरे आते हैं संसाधनों के उच्च विकास के प्रदेश। तीन क्षेत्र हो गए। उच्च विकास के प्रदेश में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिन क्षेत्रों में संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो इन क्षेत्रों में संसाधनों के साथ में जनसंख्या भी अधिक निवास करती है और यहाँ पर तकनीकी ज्ञान भी अधिक पाया जाता है। जनसंख्या अधिक निवास करने के कारण से और तकनीकी ज्ञान अधिक होने के कारण से इन क्षेत्रों का विकास भी क्या हुआ है? अधिक हुआ। तो तीन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो उपलब्ध संसाधन है उन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन क्षेत्रों का कभी भी विकास संभव नहीं है। दूसरे वे क्षेत्र आते हैं जहां पर संसाधन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो इन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं पाई जाती हैं, अर्थात इनका विकास हो सकता है। और तीसरे वे क्षेत्र आते हैं जहां पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उस क्षेत्र का अत्यधिक मात्रा में क्या हो चुका है? विकास हो चुका है। अब संसाधनों की सीमित संभावनाओं के प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से आते हैं? एक आता है ध्रुवीय प्रदेश और दूसरा आता है मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है संसाधनों के अल्प विकास के प्रदेश। इसको तीन भागों में बांटा जाता है।
मध्य अक्षांशीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय वन, और तीसरा आ जाता है घास क्षेत्र। तो संसाधनों के अल्प विकास के प्रदेश को तीन भागों में बांटा जाता है, मध्य अक्षांशीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय वन, और तीसरा आता है घास क्षेत्र आता है। दूसरा आता है संसाधनों के उच्च विकास के प्रदेश। इसको दो भागों में बांटा जाता है, उच्च स्तरीय विकसित प्रदेश और दूसरा आता है मध्य स्तरीय। उच्च स्तरीय में तो उन क्षेत्रों को लिया जाता है जिनका विकास हो चुका है, और मध्य स्तरीय जो विकास के प्रदेश हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग, एशियाई विकासशील प्रदेश और दूसरा आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो संपूर्ण विश्व के संसाधन प्रदेशों की बात करें तो इन संसाधनों को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं के प्रदेश, और संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं के प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, एक ध्रुवीय प्रदेश और दूसरा मरुस्थलीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेशों का अध्ययन करें तो इन क्षेत्रों में औसत वर्षा की मात्रा कम होती है। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर होती है और तापमान अधिक पाया जाता है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के तापमान का अध्ययन करें तो ग्रीष्म ऋतु का तापमान यहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। अतः इन क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं पहले भी नहीं पाई जाती थी और वर्तमान में भी नहीं पाई जाती है। दूसरी बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, मरुस्थलीय प्रदेशों में तापमान उच्च रहता है और तापमान उच्च होने के कारण से, वर्षा कम होने के कारण से यहां भी मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है। अल्प विकास के प्रदेश में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों को लिया जाता है, और मध्य अक्षांशीय प्रदेश कौन से होते हैं? इसमें उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो 35 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, और घास क्षेत्र में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर सवाना जैसी घास पाई जाती है, अर्थात सेवन घास पाई जाती है। इसमें सवाना, लालोज, पंपाज, डाउन्स, कैटरबरी आदि के मैदानी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ये जो तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं, इन तीनों क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या क्या करती है? पशु चारण का कार्य करती है, क्योंकि यहाँ पर अन्य व्यवसाय हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती है। और तीसरी बात करें तो विकसित प्रदेशों में एक तो उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने वहां पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर अपने क्षेत्र का विकास कर लिया, और यह अधिकांश देश विकसित देश आते हैं जिनमें एशिया का केवल जापान ही आता है। इसके अलावा यूरोप के अधिकांश देश आते हैं, उत्तरी अमेरिका के आते हैं, दक्षिणी अमेरिका के आते हैं, जो विकसित श्रेणी में आते हैं।
और दूसरा आता है मध्य स्तरीय विकास के प्रदेश से, जहां पर विकास की संभावनाएं मध्यम पाई जाती है। अर्थात इनमें अधिकांशतः उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जो कि विकासशील है, विकास की ओर क्या है, अग्रसर है। इन क्षेत्रों की मुख्य समस्या जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण से इन क्षेत्रों में विकास कम पाया जाता है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं के प्रदेश। इसमें अपन सबसे पहले इनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे, अर्थात ये वाले प्रदेश कहां पर स्थित है। स्थिति के साथ में जलवायु, खनिज संपदा, जनसंख्या, और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें। अर्थात संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं में सबसे पहले आता है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश का अध्ययन करें और ध्रुवीय प्रदेश की स्थिति का अध्ययन करें। स्थिति के अंतर्गत इसमें उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत अध्ययन करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों का जो विस्तार पाया जाता है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अर्थात इसमें कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, टुंड्रा प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है और जिसमें अधिकांशतः टुंड्रा प्रदेश आते हैं। अर्थात उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में कौन से क्षेत्र आते हैं, बैपिन द्वीप आता है, अड़सन की खाड़ी आती है, उत्तरी कनाडा आ जाता है, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र आ जाते हैं। और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो इसमें पूरा का पूरा एक महाद्वीप आ जाता है और उस महाद्वीप का क्या नाम है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जिसको जनशून्य महाद्वीप भी कहा जाता है। जनशून्य अर्थात इनकी बात करें तो यहां पर जनसंख्या न के बराबर एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। अब इन क्षेत्रों की जलवायु की बात करें तो इन क्षेत्रों में हिम जलवायु पाई जाती है। जलवायु कैसी पाई जाती है, हिम जलवायु पाई जाती है, अर्थात टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। यहां पर 9 महीने की कठोर शीत ऋतु पाई जाती है, केवल 3 महीने ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और 9 महीने कठोर शीत ऋतु पाई जाती है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और यहां पर जो वर्षा होती है वो भी बर्फ के रूप में ही होती है। इस क्षेत्र में बर्फीली आंधियां चलती है और यहां का जो तापमान है हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। केवल अगर अपन बात करें तो 66.5 डिग्री अक्षांश के पास में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की जलवायु की बात करें तो इन क्षेत्रों में हिम जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। यहां का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है, लेकिन 66.5 डिग्री अक्षांश के पास में
3 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और जो वर्षा होती है वो भी शीत ऋतु में ही होती है। ये वाली वर्षा किसके रूप में होती है? बर्फ के रूप में ही होती है, और यहाँ पर बर्फीली आंधियां चलती है। शीत प्रधान जलवायु होने के कारण से इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति के रूप में झाड़ियां पाई जाती है, या शैवाल, काई और लिचेंस जैसी वनस्पति पाई जाती है। लाइकेन पाया जाता है, मोस पाया जाता है। अर्थात यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो नए के बराबर पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करें खनिज संपदा की बात। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर कठोर जलवायु पाई जाती है, अर्थात शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है। और शीत प्रधान जलवायु होने के कारण से यहां पर खनिजों की खोज का कार्य नहीं हुआ है। अर्थात शायद यहां पर खनिज संपदा तो पाई जाती है, लेकिन यहां पर अभी तक वर्तमान स्थिति के आधार पर खनिजों की खोज का कार्य नहीं हुआ। कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर कोयला भी पाया जाता है, क्रायोलाइट भी पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम भी पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है, और प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में जो खनिज संपदा पाई जाती है उसका वर्तमान में आर्थिक महत्व न के बराबर पाया जाता है। और आर्थिक महत्व न के बराबर क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर होने के कारण से इस खनिज संपदा का वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। फिर अपन बात करें जनसंख्या। केवल उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। और ये वाली जो जनसंख्या है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। बाकी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में न के बराबर, अर्थात एक पूरा का पूरा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप को जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में लोग निवास ही नहीं करते। तो यहाँ पर जनसंख्या भी कम पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। इसके बाद में आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ के लोगों को भरण पोषण हेतु एक व्यक्ति को कम से कम 1 या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक का एरिया चाहिए। केवल उत्तरी अक्षांश में जो बर्फ पाई जाती है उसके नीचे सील मछली पाई जाती है, और उस सील मछली का ये लोग शिकार करते हैं और उसी के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। कुछ क्षेत्रों में ये लोग रेनडियर को भी पालते हैं, अन्यथा ये लोग क्या करते हैं, केवल सील मछली का शिकार करते हैं, और उन सील मछली के द्वारा इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था टिकी होती है। मांस को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, खाल से अपने आवास का निर्माण करते हैं, अपने वस्त्रों का निर्माण करते हैं, हड्डियों के ढांचे से औजार बनाते हैं, परिवहन के साधन बनाते हैं। अर्थात इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस पे टिकी होती है? शिकार पे टिकी होती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो ध्रुवीय प्रदेशों में प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से मानव निवास हेतु, मानव के विकास हेतु और मानव की अर्थव्यवस्था हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती। अतः इस क्षेत्र के विकास की कभी भी संभावनाएं नहीं पाई जाती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।